हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? खुश, स्वस्थ, मस्त, व्यस्त सब होंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो शिक्षाशास्त्र के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात कर रहे थे हमारे केमिस्ट्री में, 10th केमिस्ट्री में, नॉट केमिस्ट्री में, 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। और पिछले वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बात की थी कि कैसे हम बहुत ज्यादा यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनको कैसे निकालने का है ना, उसकी बात हमने कर ली थी। पर प्रभु जी, चाहे तुम लो रिएक्टिव मेटल को निकालो, चाहे तुम हाई रिएक्टिव मेटल को निकालो, चाहे तुम मीडियम रिएक्टिविटी, है ना, चाहे मेरा ये भी ले लो, चाहे मेरा वो भी ले लो, टाइप्स कि भैया तुमने लो रिएक्टिव मेटल को निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, चलो मैंने वो पढ़ लिया। आपने हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो भी चल गया। आपने मीडियम वाले को निकाल लिया, चलो वो भी चल गया। पर दिक्कत ये है कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बावजूद भी हमारी मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होती, मतलब कि हम उसका इस्तेमाल सीधा मार्केट में ले जाके नहीं कर सकते। मान लो मेरे को तार बनाने हैं फॉर एग्जांपल कॉपर के, तो क्या मैं कॉपर को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूं? मतलब निकाला, साफ किया, खुदाई की, कॉपर माइंस, मलाजखंड निकाला, प्रोसेस कर ली, सब निपटा ली, एक्सट्रैक्शन कर ली, फाइनली आ गया। बच्चों, ये अभी इतनी प्योर नहीं होती, इतनी सही नहीं होती कि डायरेक्ट इसकी हम तार बना सकें। तो फिर हमें फाइनली एक प्रोसेस और करनी होती है, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी इसलिए जानना जरूरी है। और पर्टिकुलरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हालांकि ये जो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा ये कॉपर के एग्जाम्पल के साथ है, बट ये जनरली भी आपको समझ के चलनी है कि कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि हम किसी मेटल को डायरेक्टली इस्तेमाल करने लायक नहीं बना सकते, आपको उसको पहले रिफाइन करना होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो थ्योरी को रीड कर लो। अ प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी आपको पता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कहीं ना कहीं आप, अरे भैया काहे लुक लुकाए जाते हो तुम, पेन भी चेंज करना पड़ेगा, देख रहे हो तुम गुरु। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आप बिजली के द्वारा चीजों को तोड़ रहे हो और फिर उसको इस्तेमाल कर रहे हो। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या होने वाला, ध्यान सुनिए। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करते हो तो तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या चाहिए होती है? पहला चीज चाहिए होती है आपको इलेक्ट्रोलाइट। लिखा भी है बेटा, अच्छा मैं यही बता देता हूं, नहीं रुको पहले अलग से बताता हूं। एक चीज चाहिए होती है आपको, क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है जो आप इस बर्तन में भरोगे। इलेक्ट्रोलिटिक, आवाज आई भैया इसी से हमारी। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक सॉल्यूशन है, एक घोल है जो आप अपने बर्तन में डालोगे, ठीक है। दूसरी चीज होती है, एक होता है एनोड और एक होता है आपका क्या? कैथोड। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव वाला। कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव वाला। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। याद रखना, इस पर्टिकुलर रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए बता रहा हूं, जो हमारा प्रोसेस होगा जिसमें आप कैथोड डिसाइड करोगे। कैथोड में हमेशा प्योर मेटल रखनी होती है। रखनी का मतलब मिलती है। मैं आपको एक शॉर्ट वे में याद रखने के लिए बता रहा हूं। और जो एनोड होती है इसमें आप इम्प्योर मेटल शीट रखते हो। मैं बताता हूं क्या, आपके सामने एग्जाम्पल में तो समझ में आ ही जाएगा, बट यहां समझ लो थिन शीट। ये जनरल है, ये हर एग्जाम्पल के लिए लगेगा। मान लो आपको किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योरीफाई करना है, रिफाइन करना है, तो आपने क्या करना है? तीन चीजें चाहिए। पहला इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो बर्तन है उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूशन। दूसरा एक चाहिए एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा जो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे। कैथोड नेगेटिव वाला हिस्सा जो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जो हमारा एनोड वाला हिस्सा है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने बोल दिया क्या हो आप? एनोड, है ना। मैं बना देता हूं, चलो रुक जाओ। ये अपन ने बना दिया एनोड। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड वाला टर्मिनल है, ये हमेशा जो होता है ये इम्प्योर मेटल वाला होता है। ये कौन सा वाला होता है? इम्प्योर मेटल वाला हिस्सा होता है। अभी आपकी मेटल जो है वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं है ना, और इसकी जो रॉड होती है वो मोटी होती है। वहीं जो आपका एनोड वाला हिस्सा हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे इसकी कैथोड वाले हिस्से की। तो जो कैथोड वाला हिस्सा होता है बेटा, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ। और ये थोड़ा सा, अच्छा मैंने मोटा बना दिया है, याद रखना ये पतला होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला होता है, ये थिन शीट या थिन रॉड होती है। और किसकी होती है? ये थिन प्योर मेटल की रॉड होती है, समझ लो आप।
ये इम्प्योर वाला हिस्सा है, ये प्योर वाला हिस्सा है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है। अब पूरी प्रोसेस क्या होती है समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको कॉपर वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। थ्योरी अपने सामने, पर मेन ये समझना है। आपने क्या किया, आपको कॉपर मेटल को रिफाइन करना था, तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया कॉपर का ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, ये अपन ने कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 को इस्तेमाल किया एज अ सॉल्यूशन। क्यों किया, क्योंकि H2SO4 बहुत अच्छा सॉल्वेंट है बेटा, वो एसिड है ना, तो अच्छी अच्छी चीजों को अपने में मिला लेता है, तो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, इसको मैं मिटा रहा हूं समझाने के लिए फिलहाल। वापस से कलर लेते हैं पीला, इसको बनाते हैं प्रॉपर। इसको अपन पहले लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए पानी पानी ऐसा दिखा देता हूं, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, समझ लो। अब ध्यान सुनना होता क्या है, ये दोनों बैटरीज जुड़े हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अब होता यूं है कि जैसे ही आपस में बिजली डालोगी तो ध्यान सुनना, कॉपर अलग निकल जाता है, सल्फेट जो है वो अलग रहता है। कॉपर अलग सल्फेट अलग, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो अब क्या होने लगता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मेरी बात को ध्यान समझ जाइएगा। ये जो एनोड है, यहां कौन सा मेटल है, इम्प्योर, यानी कि यहां जो है आपका इम्प्योर मेटल आपने रख रखा था। इम्प्योर मेटल में से पहले तो क्या निकल गया, कॉपर का आयन बनके निकल गया। ध्यान से समझिएगा, इम्प्योर वाला हिस्सा आपका एनोड वाला हिस्सा है, यहां से कॉपर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि सर ये अभी आपकी मेटल इम्प्योर है, पर कहीं ना कहीं इसमें कॉपर तो होगा, तो ये आपने निकाल दिया। अब यदि ये पॉजिटिव आयन बन के निकला है, तो इसने जो नेगेटिव हैं अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां निकाल दिए होंगे, करेक्ट। तो एनोड पर से कॉपर आयन निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहीं इसने छोड़ दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि ये इम्प्योर था, तो क्या सिर्फ इसमें मेटल होगी, नहीं बच्चा, इसमें अशुद्धि भी तो होती है ना। तो इसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं, ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होती है इंप्योरिटीज, क्योंकि इम्प्योर मेटल है। तो जो इम्प्योर चीज है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है बेटा सॉल्यूबल, और कुछ इंप्योरिटीज होती है इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होती हैं वो तो क्या होती है, इस सॉल्यूशन में घुल के निपट जाती हैं, पर जो इनसॉल्यूबल होती है, जो घुल नहीं सकती, वो यहां नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, एनोड मड। यानी कि जो एनोड के नीचे कीचड़ जैसा, मड जैसा इकट्ठा होता है, जो इनसॉल्यूबल आपकी इंप्योरिटीज होती हैं वो यहां नीचे बैठ जाएंगी, इसको हम बोलते हैं मड, ठीक है, क्लियर। और कॉपर अपना इधर निकल के आ गया, ओके। सल्फेट से हमें कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली सल्फेट जो इस तरफ जाएगा, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन ने यहां डिपॉजिट किए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ भागेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, घूम फिर के आ गए, करेक्ट। अब सोचो, ये जो कॉपर आयन अभी इस सॉल्यूशन में आया था, अब ये यहां जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि भाई साहब यहां आपके पास दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, और कॉपर अपने आयन में दो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो कॉपर तुरंत इस नेगेटिव वाले हिस्से के पास पहुंचता है। यानी कि कहां पहुंचता है, कॉपर कैथोड के पास पहुंचता है, और यहां कॉपर क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है कॉपर की। क्यों लेयर बना लेगा कॉपर की, क्योंकि कॉपर को हमें क्या देना पड़ गया, कॉपर को हमें देना पड़ गया, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन वापस निकाल लेता है, रिसीव कर लेता है। तो जैसे ही कॉपर को वापस इलेक्ट्रॉन मिले, कॉपर ने मेटेलिक फॉर्म बना लिया और यहां डिपॉजिट हो जाता है बच्चों। ये कॉपर जो है इस रॉड के बाहर डिपॉजिट हो जाता है। अब मैं ये रॉड निकालूंगा और कॉपर को अलग कर लूंगा। ये होती है पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की। फिर से सुन लीजिए, एक चाहिए आपको सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि आपने यहां किसका इस्तेमाल किया, कॉपर सल्फेट का एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि H2SO4 एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। एनोड का मतलब वो हिस्सा जहां आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और जहां आप क्या करने वाले हो, इंप्योर मेटल को लगाने वाले हो, है ना। इंप्योर कॉपर स्लैब आपने लगा दी। फिर एक होता है कैथोड वाला हिस्सा। कैथोड का मतलब जहां आपने कॉपर की प्योर थिन शीट लगा दी, पतली शीट थी मैंने मोटी बना दी थी, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट करके निकल गया कॉपर आयन के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ने इनको खींचा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपोजिट है ना। तो ये खींचते हुए यहां से घूम फिर के अपने कैथोड वाले हिस्से में आ गए। कॉपर आयन को जैसे ही पता चला कि मेरे इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं, कॉपर तुरंत इनके पास गया, इलेक्ट्रॉन रिसीव किए और वहां जाके स्टेबल हो गया, बैठ गया, डिपॉजिट हो गया।
ठीक है। तो जब मैं ये स्लैब बाहर निकालूंगा तो मुझे कॉपर बाहर डिपॉजिट मिलेगी और वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, रिफाइन हमने कर ली। अब मैं इस कॉपर को निकाल के तार बना सकता हूं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, या किसी भी मेटल की बात कर लेते हैं। बेटा जो मैंने आपको ये जनरल टर्म बताए हैं ये हर मेटल के लिए लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कॉपर की बात की, ठीक है। शुद्धिकरण कर लिए हो कि नहीं कर लिए हो? ठीक है, अच्छी बात है, कर लिए हो तो। अब थोड़ी सी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई थी वो थ्योरी में भी जान लो। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई आप बताओ, क्या हुआ था एनोड पर? पेन कहां चला गया? हाँ आ जाओ। एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ था बच्चों? एनोड पर इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व हुआ था, याद रखो, है ना, डायग्राम में हमने बनाया था ना। एनोड पर क्या हुआ था? एनोड हमारा कौन सा टर्मिनल था? पॉजिटिव वाला। यहां से कॉपर आयन निकला था ना, और क्योंकि ये टर्मिनल जो था इम्प्योर वाला था, ओके, तो कॉपर अपना मेटल आयन के फॉर्म में निकल गया। साथ में यहां से क्या निकली थी? गंदगी, कुछ सॉल्युबल थी तो घुल गई थी, और कुछ इनसॉल्युबल थी जो कि मड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गई थी नीचे। इतना हुआ था, यही चीज यहां लिखी, इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन, आयन के फॉर्म में, है ना। कॉपर इम्प्योर था, उसने अपने आयन बनाए, इलेक्ट्रॉन को यहां डिपॉजिट करके छोड़ दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास? नेगेटिव वाले टर्मिनल के पास, यानी कि कैथोड के पास। यही हुआ था ना। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई? कॉपर आयंस इन द सॉल्यूशन गेट रिड्यूस्ड। कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं? यदि हम कहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जी का मतलब गेन इन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। इस रॉड पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां हमारे पास पहुंचे तो कॉपर को भूख लगी थी इलेक्ट्रॉन्स की, कॉपर यहां पहुंच गया और कॉपर ने यहां इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इसका मतलब यहां क्या हुआ है? इधर हुआ है भैया रिडक्शन, और जब जहां रिडक्शन होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? कैथोड। बस यही पूरी प्रोसेस हुई है, ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो फाइनली हमें मिल गई हमारी कौन सी? प्योर कॉपर मेटल मिल गई, और अब हम बनाएंगे इसके तार बर्तन। जो बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसके आगे वाले हिस्से में अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन की थोड़ी बहुत, क्योंकि कोरोजन जो है मेटल से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। बट एज ऑफ नाउ मैं यहीं आपको रोकूंगा। मस्त आप इसकी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, जो करना है मजे से करो, पर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और एजुकेशन के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।